नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है हर मुद्दे पर। और आज का मुद्दा है साल 2024 से पहले ही क्या गठबंधन में वाकई फूट पड़ चुकी है। इसी मुद्दे पर लेंगे देश की जनता की राय, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तारुफ करवा देते हैं, हमारे साथ कुलदीप यादव मौजूद रहेंगे, रुद्र प्रताप मौजूद रहेंगी, शबनम खान मौजूद रहेंगी, प्रियंका राणा जी मौजूद रहेंगी, साथ ही साथ आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और उधर देखिए देश की जनता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इस मुद्दे पर। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ शबनम जी के साथ में। शबनम जी, साल 2024 आने वाला है, 23 खत्म होने जा रहा है, लेकिन क्या गठबंधन तब तक बना रहेगा? लगता है कुछ? शाजिया जी, गठबंधन में इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, गठबंधन में इतने ज़्यादा अलग अलग दिमागों वाले व्यक्ति जुड़ गए हैं कि कभी भी जीवन में वो जब एक टेबल पर बैठेंगे कभी उनकी बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि एक तो कोई भी हेड बनाने को तैयार नहीं है किसी को, हर कोई हेड बनना चाहता है कि इस गठबंधन का हेड मैं हूँ। अभी तक पता नहीं है हेड कौन है गठबंधन का। तो मुझे लगता है 2024 आते आते शायद ये लोग आपस में ही एक दूसरे की कमियां गिना रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत तो तय है और तय रहेगी। ठीक है, प्रियंका राणा जी आ रही हो। आरबी जी, प्रियंका राणा जी, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि बीजेपी की ही जीत होने वाली है, गठबंधन का कुछ नहीं होगा? देखिए, अभी शबनम जी ने कहा कि बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिमाग के लोग हैं, तो हमारा तो देश ही विभिन्नता से बनता है। हमारे देश की तो खूबियां ही ये है कि हर एक इंसान की सोच अलग है, लेकिन देश के प्रति मोहब्बत एक है, उसके प्रति उसकी जो इबादत है, उसका जो प्रेम है, वो हमेशा एक है और वो ही होना चाहिए। हमेशा भिन्नता में एकता होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। बॉर्डर के ऊपर लगातार हमारे जो सैनिक है वो मर रहे हैं। अभी हाल ही में पंजाब का एक शेर शहीद हो गया, लेकिन उसको हम शहीद नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अग्निवीर था। इस तरह की बातें तो करते नहीं है, लेकिन इनको बातें करनी है सिर्फ मोदी जी। अरे आए ना मोदी जी, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन काम तो करें। कम से कम जो हमारे अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उनको शहीदों का दर्जा तो मिले। इस तरह से वो शहीद ना नहीं होते हैं तो किस तरह से काम चलेगा देश के अंदर? अभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये देखिए कितना बड़ा पोस्टर लगाया है। अरे भ्रष्टाचार में उन लोगों का भी पोस्टर लगाइए ना जो दूसरी पार्टियों के अंदर थे, उनको अपनी पार्टी के अंदर लेकर के वॉशिंग मशीन से। ये तो बात हो गई बीजेपी की, ये बात हो गई मोदी जी की, ये बात हो गई आम आदमी पार्टी की, लेकिन गठबंधन का क्या होने वाला है? गठबंधन क्या वाकई 2024 तक टिका रहने वाला है? अखिलेश यादव की टिप्पणी तो आपने सुनी होगी। पहले तो अपनी थाली में झाके बीजेपी और बाकी लोग, क्योंकि गठबंधन में जो आप इतने जो कह रहे हैं कि उनमें फूट डल गई है, तो पहले तो बीजेपी में कितनी फूट डल गई है उसके साथ। आज कौन सा जो पार्टी उसके साथ पहले सपोर्ट करती थी वो आज शिवसेना उससे अलग हो चुकी है, आपका AIDMK उससे अलग हो चुकी है, जनता दल यू उससे अलग हो चुकी है, अकाली दल उससे अलग हो चुकी है। सारी स्टेट में बुरा हाल है बीजेपी का। अपनी उसमें तो झाके पहले गिरेबान के अंदर, तब दूसरों पे उंगली उठाएं। ठीक है, बीजेपी का खुद ही बुरा हाल है। रुद्र प्रताप जी, आपको भी ऐसे ही लगता है कि बीजेपी का तो खुद ही बुरा हाल है, ये दूसरों पर क्या सवाल उठाते हैं? देखिए, बीजेपी के तो बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं गठबंधन में, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गठबंधन का आधार क्या है, गठबंधन किस आधार पर बना है। इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं। चुनाव के नज़दीक को देखते हुए उन्होंने एक गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन का आधार क्या होगा? आप बताइए, 20 सीट पर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव जहां 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, सबसे बड़ी अगर बात करी जाएगी, अखिलेश यादव को इस पूरे गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। यही आम आदमी पार्टी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में साथ में यहाँ गठबंधन की बात होती है, वहाँ एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये केवल एक देखिए कि अवसरवादिता का जो गठबंधन है ये बनाया गया है, लेकिन इसका आने वाले समय में कुछ होना नहीं है।
कारण क्या है, जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे इन लोगों के जो मनभेद हैं, मतभेद हैं, वो इतने बढ़ते जाएंगे कि आप देखिएगा कि ये बहुत अलग तरह की स्थिति आपको देश में दिखाई देगी। तो ये आप समझने वाली है। जहाँ तक बात बीजेपी की होती है, तो बीजेपी वर्तमान समय में एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको हराने के लिए आप गठबंधन बना रहे हैं, तो आपको उससे मजबूत गठबंधन तैयार करना पड़ेगा और उससे मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। केवल बातों से अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो कोई भी आदमी बात करके, हम भी यहाँ पे बात करके आपके चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए इन बातों से आगे जा करके इन लोगों को गठबंधन पे काम करना चाहिए। अभी जैसे एक बात तय हुई थी, लास्ट मीटिंग इनकी 1.5 महीने पहले हुई थी कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई। तो देखिए, अभी तो ये नेताओं की बातें चल रही है, उसके बाद आपको कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है कि वो चुनाव में कैसे जाएंगे, फिर आपको जनता में जाना। तो तीन लेयर। ठीक है उपाध्याय जी, बीजेपी अपने आप में एक स्ट्रांग गठबंधन है, जिनके भी साथ में वो है, लेकिन उतना स्ट्रांग गठबंधन सामने नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वहां तो फूट नजर आती है। देखिए, देखने का नजरिया अपना अपना है। पहले तो कहते थे एक होंगे ही नहीं, लेकिन एक गठबंधन हुआ, नाम रखा गया उसका, मीटिंगें हुई हैं, और देखिए जनता है, जनता जिताती है, जनता हराती है। ये कह देने से अब कोई ज़रूरत नहीं है भाई हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया कि अगली साल मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो इसका मतलब चुनाव का तो कोई मायने नहीं रहा। ये लोकतंत्र है, ये जनता है, जनता सबकी मालिक है, वो तय करती है कौन झंडा फहराएगा, कौन झंडा नहीं फहराएगा। अपने आप से कह देना कि भी गठबंधन, अगर गठबंधन इतना कमज़ोर है तो घबराहट क्यों है? किस बात की घबराहट है कि बिना रोज सोते जागते आपको सिर्फ गठबंधन नज़र आता है, उसी की बात करते हैं? अरे हर पार्टी के अंदर मतभेद होते हैं, बीजेपी में मतभेद नहीं है। वसुंधरा राजे वहाँ अलग मीटिंग कर रही हैं, अलग खिचड़ी पका रही हैं, आपने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में चले जाइए, भी सिंधिया और बाकी बीजेपी, तो हर जगह होता है मतभेद, लेकिन पार्टी एक होती है। इनका गठबंधन हो पीडीपी के साथ भी हो जाए, वो भी देश हित में है। अरे भाई कौन सा देश हित है? वो कोई परिभाषित नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक, न खाता न भाई, मैं जो कहूँ वही सही। तो इनकी बात को जनता सब समझ रही है, और वक्त आने पर साजिया जनता जवाब भी देती है। ठीक है, जनता जवाब देगी। कुलदीप जी, आपको भी ये लगता है कि जवाब इस बार बीजेपी को मिलने वाला है? पहले तो भारत 24 को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज का डिबेट का है इंडिया में फूट क्यों। तो इसके लिए हमारे में 3 बार, पहली बार माफ, दूसरी बार माफ, तीसरी बार साफ। तो आपको स्पष्ट कर दे, इंडिया गठबंधन में इस बार 5 राज्यों में हमारी सरकार आ रही है, और आप फूट देखते रहिए। आप ये मत देखिए कि वोटर कितने हैं, क्योंकि वोटर हमारे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जी तो काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं गठबंधन को लेकर के। इस बार जनता इंडिया अलायंस को अपना बहुमत वोट देकर, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि प्रदेश स्तरीय है या फिर राष्ट्रीय स्तरीय है, क्या है वो, ये सवाल पूछ रहे हैं। सब सुनिश्चित कर लिया गया है। पहली बार 3 बार गठबंधन का हमारी बैठक हुई है, और उसमें सब स्पष्ट हो गया है। ये फूट करने वाले ये बीजेपी से कहीं मिले जुले लगते हैं, उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और मतलब जनता, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले? अरे अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता है और अपनी पार्टियों को कहीं लड़ा रहे हैं, तो उनकी भी हक बनता है। लेकिन ये जान लीजिए कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ 2024 में और सरकार बनाएगी, और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और ये छोटी मोटी जो हल्ला है, इससे हमारे वोटर और हमारे जो सपोर्टर है वो घबराने की चिंता ना करें। ठीक है, जनता के बीच जाते हैं। जनता क्या कहना चाहती है? आ रही भैया। देखिए, ये कांग्रेसी प्रवक्ता हमेशा जो है ना भ्रष्टाचार का लेके घूम रहे हैं, टोकरा, इनके पीछे और टोकरे वाले खड़े हो गए हैं, साथ में लेके चल रहे हैं वो टोकरों के। और जब वो देश की बात आती ना, तो वहाँ आतंकी संगठनों के साथ में खड़े मिलते हैं, हमास के साथ में मिलते हैं। अगर भारत सरकार ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप अपना वो टोकरा लेके अलग ही चल रहे हैं। तो आप इसका मतलब भारत की अवहेलना कर रहे हैं, भारत सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, और भारत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको समझना चाहिए। और क्या हो रहा है, अखिलेश ये इनमें एकता नहीं है। इंडियन अलायंस एक जो है ना, अलग अलग टोकरा, इंडी जो अलायंस है ना, वो बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। अभी देख लीजिए ना, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, दिग्विजय और कल्पनाथ में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के मैडम कपड़े फाड़ रहे हैं। फाड़ रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं
मेरे से मत बोलो कुछ, कपड़े फाड़ो दिग्विजय उसके लड़के के। तो क्या ये राहुल गांधी देखता नहीं है? यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, प्रियंका गांधी चुपचाप बैठी हुई है। राजस्थान में इतने कांड होते हैं, जम्मू कश्मीर में इतने कांड हुए थे पहले, तब इनकी जबान कहाँ थी? बिल्कुल। फेवर देयर टंग। और मैम सबसे बड़ी बात, 5 साल के लिए सरकार आती है और यही सबसे बड़ा घोटाला है जो 5 साल के लिए सरकार आती है, क्योंकि अगर सरकार 1 साल के लिए आएगी, जो काम 5 साल में होता है वो 1 साल में होगा। और सारी जो पार्टियां, सिर्फ 5 पार्टियां हमारे पास जिन्हें हम इलेक्शन में वोट दे सकते हैं और यही प्रधानमंत्री बनेंगे, यही नेता बनेंगे, कोई आम आदमी नहीं बन सकता। और ये करेंगे क्या? ये कुछ भी नहीं कर सकते। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बना रखा है। अगर इन्हें सच में बेरोजगारी मिटानी है इस देश की, तो ये बुलेट ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों नहीं कर देते? जहाँ पर जो भी स्टेट का, अगर बिहार से कोई है तो वहाँ पर भी बुलेट ट्रेन कर दो, ताकि वहाँ का इंसान यहाँ पर आए ना, वहीं पर ही उसे काम मिले, हर चीज मिले। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। और इलेक्शन जो होते हैं वो प्रचार के दम पे लिए जाते हैं। इलेक्शन क्यों लिए जाते हैं? अगर किसी ने काम किया है तो उसे प्रचार करने की क्या जरूरत है? हमारे देश में जनता ने काम देख रखा है और वो अपने आप वोट देगी। लेकिन ये सारे बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, बोलो भैया। आपके चैनल से मैं एक बात करूं क्या? मैं पहला सवाल यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जंगल राज बिहार से हूँ और हमारे साथ अन्याय हो रखी है। आयन के लिए केंद्र शासित राज्य में भटक रहा हूँ और जंगल राज से आया हूँ। अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिली है और ये सारे नेता जो हैं और हमारी बात को दबाए हुए हैं। नीतीश और इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है। यहाँ से कौन बोलना चाहता है? यहाँ से कौन बोलना चाहता है? देखिए मैम, ये गठबंधन की सरकार बिल्कुल चलने वाली नहीं है। क्यों चलने वाली नहीं है? बिकॉज ये 28 के दल सारे आरोपी हैं। कोई चारा चोर में, कोई नौकरी के बदले जमीन में, कोई लैपटॉप बांट के उस पर घोटाला कर रहा है। किसी कीमत में नहीं आने वाले। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वो तो दीवार फांद के भाग रहे हैं। तुम्हारी ही पार्टी में एक दलित महिला को कमरे के अंदर बंद करके पीटा गया था, भूल गए उस बात को आप? और सुन तो लो, और सुन लीजिए, मुजफ्फरपुर के दंगों में इन लोगों ने आरिफों की छोड़ दिया। मुझे बोले दीजिए, मुजफ्फरपुर के दंगों में इन्होंने आरोपी को छोड़ दिया। जो दोषी थे उनको बख्श दिया गया। बोलने नहीं देंगे ये, क्योंकि इनकी दुखी रख पे मैंने हाथ रख दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, इनको 3 अक्टूबर का वो महिला का दर्द नहीं पता है, मुजफ्फरनगर भूल गए। आप एक तरफा न्याय करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके नफरत, आपको अडानी कितने बड़े कोयला घोटाले का पता है? इतने बड़े कोयला घोटाले का पता है? ठीक है। यही स्थिति रही तो ऐसे कैसे जीत पाएंगे 2024 में गठबंधन के साथ? नहीं, गठबंधन वालों को आप देख ही रही हैं। आपने सवाल क्या किया? पहुंच गए बीजेपी की तरफ। बीजेपी का शायद प्रवक्ता नहीं है अभी इधर कोई। मैं बोल रही हूँ, सवाल आपसे है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप लोग हमास के साथ खड़े हो, बड़े चौड़े होकर आ गए, हम तो हमास के साथ खड़े। अरे आतंकी संगठन के साथ आप लोग खड़े हो और आप दूसरों को आईना दिखाने की बात करते हो। पहले यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आज बोलो, पहले बोलो हमास मुर्दाबाद, पहले बोलो हमास आतंकवादी। बोलना चाहिए आपको। हमास मुर्दाबाद नहीं है। इनसे बुलवाओ, शाजिया इनसे पूछो। आओ, आज का ये मुद्दा नहीं है। आज का ये मुद्दा नहीं है। आज का ये मुद्दा नहीं है। जो हमारे हर जगह नफरत दिखता है, यही बीजेपी इंडिया की मानसिकता है। इनको हर जगह नफरत दिखता है। इनको मणिपुर नहीं दिखता है, इनको इजराइल दिखता है, इनको इजराइल दिखता है। इंडिया में क्या फूट हुआ ये इनको दिखता है। अडानी का घोटाले इनको नहीं दिखते। अडानी पे CBI को नहीं दिखता है। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, शशि थरूर का बयान, चाहे वो ना हो, मैं बोल रही हूँ कि हमास मुर्दाबाद बोलने को बोला। आतंकी संगठन है हमास, तो फिलिस्तीन जिंदाबाद। फिलिस्तीन के लिए किसी ने कुछ मना किया है क्या? वो चर्चा का विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन जो आतंकी संगठन है उसकी मुर्दाबाद करोगे या नहीं करोगे आप लोग? ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, एक सेकंड। नहीं, आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये नहीं है। कुलदीप जी, पोजीशन पर जाइए प्लीज। आरबी उपाध्याय जी, आप इधर आ जाइए। शशि थरूर का ताजा बयान आपने सुना होगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। उसमें वो राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं।
देखिए, न शशि थरूर के कहने से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, न मेरे कहने से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री तय करती है जनता। जनता जिसको ज्यादा सीट देगी, जिसको जिताएगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा, जिसके पास बहुमत होगा। बिना बहुमत के तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। तो शशि थरूर के बयान का कोई मतलब नहीं होता, बयान होता है जनता का, और जनता सारी चीजें। कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने तो वो पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे देश के। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को वो नकारा नहीं जा सकता भाई, जिस तरीके से जाति की राजनीति। उनकी पार्टी इसे स्वीकारेगी। देखिए, पार्टी जब जनता स्वीकारेगी, जब शशि थरूर ने कह दिया और जनता जब खड़गे के नाम पर वोट देगी तो स्वीकार करेगी। ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं करेगी। इससे पहले मनमोहन सिंह को भी लोगों ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो देखिए, पार्टी की स्वीकारता से नहीं है बात, यह कौन के नाम पर वोट पड़ता है। मान लीजिए राहुल गांधी के नाम पर जनता अगर वोट करती है तो राहुल गांधी बने। लेकिन पार्टी तो हमेशा फेस के तौर पर राहुल गांधी को आगे करती है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। फेस के तौर पर खड़गे जी भी हैं, वो फेस हैं भी एक बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी है। कितनी वीडियोस वायरल होती है, कितनी वीडियोस की फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं तो सिर्फ राहुल गांधी को या सोनिया जी को। देखिए, बात वीडियो की नहीं है, बात है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। हम कैसे नकार सकते हैं? और विधिवत चुने गए हैं वो, ये भी नहीं है कभी मैंने अपॉइंट कर दिया उनको, ऐसा नहीं है। आप नड्डा जी का कोई चुनाव हुआ नहीं हुआ, खड़गे जी बाकायदा एक प्रोसेस है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के प्रोसेस के तहत चुनाव हुआ और चुनाव में उनको वोट किया जो भी डेलीगेट्स थे उन्होंने, और उसके बाद वो अध्यक्ष बने हैं। तो नकारा नहीं जा सकता। और डर भी है कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भी कि अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट खड़गे घोषित कर दिया तो वो जो एक राजनीति है दलित ओबीसी की, वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। ठीक है, एक बड़ा पॉइंट कह दिया उपाध्याय जी ने कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर सामने लाया जाता है कांग्रेस की तरफ से तो सत्ताधारी दल में डर की स्थिति बनती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है? देखिए, सत्ता दल में डर की स्थिति तो पहले से है। आप ये देखिए ना, इतना पैसा राहुल गांधी के ऊपर सिर्फ उनकी छवि बिगाड़ने के लिए आप खर्च कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें तो डर ही नहीं है, इनकी पार्टी के अंदर चेहरा नहीं है। अरे उन स्टेट्स का तो बताओ जहां पर आपके पास सीएम का चेहरा नहीं है। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और वहां पर आपके पास ना सांसद है ना ही आपके विधायक है। केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है इलेक्शन के अंदर। आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं? और अभी मैं सिर्फ मूलभूत समस्याओं की बात करूंगी। अभी महिलाओं के मुद्दों की बात चल रही थी। मेरे ख्याल से मेरे सारे भाई जो हैं, देशवासी हैं, ये जो हमारी रेसलर्स थी उनको भूल गए हैं। किस तरह से उनको खींच करके, किस तरह से उनकी साथ बर्बरता हुई। उसके बाद कोई भी बीजेपी की महिला सांसद क्या वहां पर कार्यकर्ता भी वहां पर मिलने गई। उसके बाद ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में, आप मणिपुर गए क्या? मणिपुर में कोई गया क्या? उसके बाद कानपुर के अंदर आप कहते हैं यूपी का मॉडल, यूपी में कोई अपराध नहीं है। यूपी के अंदर पार्षद लोगों के साथ बर्बरता करते हैं। आगे ठीक है, जनता कुछ कहना चाह रही है, एक एक करके। जी मैडम, राजस्थान में जो फोटो बता रहे हैं ना वो फर्जी वाला है। अगर ऐसा होता तो ये लड़के छोटे छोटे नहीं थे, सब इनका केस वापस ले लिए हैं। दूसरा बात, जब इनकी इतना प्यारा है नहीं होना चाहिए किसी का। सबसे अधिक बलात्कार कहाँ होता है? राजस्थान में। आज तक प्रियंका गांधी गई क्या? राहुल गांधी गए क्या? सबसे अधिक बलात्कार डाटा के साथ राजस्थान में होता है। ठीक है, कोई भी सरकार आ जाए हिंसा को नहीं रोक सकती है। आदमी की मानसिकता हिंसा को रोक सकती है। कोई भी सरकार आ जाओ, तो सरकार क्या करेगी? सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। बस एक्शन ले सकती है सरकार, उसको न्याय दिला सकती है पीड़िता को। ठीक है, ठीक है। अभी ये कह रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो इस भारत के कोहिनूर हैं, उनके चेहरे की क्या बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिलों में बसते हैं और आप उनकी तुलना राहुल गांधी से कर रही हैं जो विदेशों में जाकर भारत के मान और सम्मान को बेकार किए। राजस्थान में जब बेटियां जलती थी तो यही मैं बेटी हूँ, बेटी के साथ खड़ी हूँ। ये दिल्ली में अपने एसी के कमरों में बैठी थी। जब किसी जाति विशेष के साथ कुछ होता है तभी ये जाती हैं, जब किसी वर्ग विशेष के साथ होता है तभी इनको जनता याद आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है? इधर से कौन बोलना चाह रहा है? मैं एक ही वर्ड कहना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से जंगल राज से आया हूँ, मैं बिहार का वासी हूँ। ठीक है भैया, एक मिनट, कौन कहता है मूर्ख तेजस्वी?
मौत रिश्वत में नहीं लेती है, कफन में जेब नहीं होती है। लालू जी को कफन में जेब जरूर बना देना। मेरा मेरी एक आपके चैनल से राहुल गांधी को एक एडवाइस है, एमपी की खाम ना देख तो बार बार, तू एमएलए बन, फिर मुख्यमंत्री का चुनाव कर, मुख्यमंत्री बन और सीख राजनीति क्या होती है। ये उछल के बोलना भी कहता, ओह सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। अपने राज्य को ही बता रहा है वो हम हार रहे हैं, उसके बाद अपनी बात वापस ले ली। अगर आज की डेट में हम हैं, हम का मतलब हिंदुस्तान, दैट इज ओनली ड्यू टू मोदी। अगर मोदी ना होता तो आज हमारा कश्मीर चला गया होता। ठीक है, आज मोदी हमारे देश में अगर कोई बाहर से कोई भी तारीफ कर दे तो ये इस देश का नाम हो जाता है। क्यों हमारा देश इतना सक्षम नहीं है? ये बाहर की तारीफ का क्यों भूखा है? अगर इसे काम करना है तो अपने राज्य में करे ना, अपनी स्टेट में करे। आज इंडिया गठबंधन पर चर्चा होनी थी, चर्चा बहुत आप लोग हवा में इधर उधर उड़ा दिए। खैर कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। जैसे कर्नाटक हिमाचल में चुनाव जीत के आई है, कितनों प्रयास किए, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, जीत गई कांग्रेस। उसी का सेमीफाइनल इस बार 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है। ये आपको बता देगा कि 24 में क्या होगा। और ये जो 4 दिन से चल रहा है केजरीवाल के खिलाफ, अरे किस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? ये व्यापम घोटाला का भी आप बोर्ड लगा देते, सिंचाई घोटाला का भी बोर्ड लगा देते, तब ना हम समझते कि आप सबके लिए देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। वो मुद्दा आपके पास नहीं है, सिर्फ केजरीवाल को हटाना चाहते हैं। ये केजरीवाल तो 2 बार से मुख्यमंत्री है, आप भी 2 बार से प्रधानमंत्री है। इसका फैसला अगले साल हो जाएगा। 24 में भी इलेक्शन है, 25 में भी इलेक्शन इनका है, सब हो जाए हर साल। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं है। देश में 2 ही पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी मुख्य, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। ठीक है। हाँ जी मैडम, ये प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में कह रहे थे, तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्टेड जरूर है, लेकिन उनकी कभी भी इज्जत नहीं हुई है इलेक्टेड प्रेसिडेंट की भी, चाहे वो सरदार पटेल हो और सुभाष चंद्र बोस को भी हटा दिया गया। और ये जो आप जीते हैं, बने हैं इलेक्टेड, छतरी तो सोनिया गांधी के ऊपर ही रहती है। जनता कह रही है कि मानते हैं कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, लेकिन इज्जत तो कभी वो मिली ही नहीं है, सम्मान तो वो मिलता ही नहीं है। जो सम्मान मिलता है वो सोनिया गांधी को मिलता है। देखिए ये तो सच्चाई है, क्योंकि अगर इतना इनको फिक्र थी खड़गे जी को, तो 80 साल की उम्र में अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी? वो पहले भी बन सकते थे। और जहाँ तक रही, देखिए लोकतांत्रिक पद्धति में खड़गे जी अभी 19 में चुनाव हार गए हैं, अब उनके दम पे आप पूरा देश जीतने के सपने देख रहे हैं। जहाँ तक बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन में ये चीज़ तय कौन करेगा कि कौन क्या काम करेगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि यही गठबंधन 2-3 महीने पहले बना और अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जहाँ के राज्यों में चुनाव नहीं होते हैं उन लोगों को आना चाहिए ना कांग्रेस के समर्थन के लिए। वो कांग्रेस के समर्थन में ना आकर के कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। 20-20 राज्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन कैसे बना कर रह पाएंगे? और जहाँ तक बात रही, अगर इनको गठबंधन की अपनी सारी चीज़ें इतनी मजबूती के साथ है, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए था कि संयुक्त रूप से पूरा गठबंधन आता और विधानसभा में कांग्रेस के साथ खड़ा होता, तो पूरे देश की जनता को एक मैसेज जाता कि भाई यहाँ पर ये लोग गठबंधन में साथ हैं। अब जनता खुद कंफ्यूज है कि एक आम आदमी पार्टी एक गठबंधन में भी है और उनके साथ चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन में भी है और समाजवादी पार्टी सामने से चुनाव लड़ रही है। तो ये बातें जब लोकसभा तक आएगी, एक बात बताइए, अखिलेश यादव क्यों सीट देंगे कांग्रेस को एक भी उत्तर प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में उनको सीटें नहीं दी गई? या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में क्यों सीट देने लगी? तो सवाल ये है ना कि जब असली मुद्दे पर बात आएगी, जब सीटों के बंटवारे पर बात आएगी, तो ये गठबंधन जो अभी दिख रहा है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। ठीक है, अभी ये केवल मीटिंग में गठबंधन दिखाई देता है और मीटिंग के सिवाय गठबंधन कहीं बड़ी बात कही गई है शबनम जी की जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो पूरी तरीके से ये गठबंधन जो है वो खुल जाएगा। अभी तो सिर्फ नाम मात्र नजर आ रहा है। और शाजिया, सबसे बड़ी बात है, ये जो ठगबंधन, ये सारे ठगों का बंधन है जिन्होंने देश को लूटा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार किस मुद्दे पर गई थी? जनता खड़ी है, बताए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई थी कि नहीं? हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। अब जब जनता आपको समझ गई, जनता ने आपको आईना दिखा दिया, तब आप बड़े साहूकार बनकर आए। और वो जितने भी हैं ना, अब 9 बजे सरकारी अफसर को अंगूठा लगा के अंदर ऑफिस में जाना पड़ता है,
12 बजे तक घर में नहीं सोता है। ये प्रॉब्लम है इस ठगबंधन की। इस ठगबंधन को ये दिक्कत है, वो जो मोटे पेट करके मजे लिया करते थे, वो मोटे पेट अंदर होते जा रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके मिलता है माल, ऐसे नहीं मिलता है। तो वो है ठगबंधन को प्रॉब्लम। ये जो गठबंधन है, ये सारा देश को लूट लाट कर एकजुट होने के लिए कि मोदी जी के राज में तो हमारी लुटाई बंद हो गई, जो जनता का माल अपने पास कर लिया करते थे। जब से इनकी दुकानें बंद हुई हैं, तब से इन सब ने एकजुट होने की कोशिश की है। वरना क्या ये एक दूसरे पर लांछन लगाते नहीं घूमते थे शाजिया? दिन रात एक दूसरे पर लांछन कौन लगाता था? एक दूसरे पर लांछन लगाने का काम करते थे। और अब आए हैं हम बड़े साहूकार हैं। अरे किस किस का माल खाया, उस जनता को जवाब भी नहीं दे पाए हो अभी तक जनता आपसे। ठीक है प्रियंका जी बहुत सारे सवाल शबनम जी ने उठा दिए। नहीं, सवाल तो इन्होंने कुछ नहीं उठाए हैं। इन्होंने ठगबंधन की बात करी। मुझे बताइए ना, वो सारे जितने भी ठग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो तो आज बीजेपी की पार्टी में हैं। कहें तो मैं लिस्ट गिना दूं कि भाई जो ठगबंधन है, उसके सारे ठगों को आपने क्यों भर लिया? ये तो इसका कारण तो बताइए कि आखिर वो भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी के अंदर आ गए, इतने पाक साफ कैसे हो जाते हैं? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो फिर आप उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर काम करें। ईडी और सीबीआई सिर्फ 125, जो उसमें से 121 जो विरोधी दल के लोग हैं उनके ऊपर करती है। इतने सारे आपके कार्यालय बने हैं बीजेपी के बड़े बड़े, उन पे कभी ईडी और सीबीआई जांच नहीं करेगी। आपके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई जांच नहीं करेगी, लेकिन वो सिर्फ विपक्षी दल जो है उनके ऊपर जांच करेगी। तो इस तरह का जो दोहरा चरित्र है, ठीक है जनता की बात। ये जो मैडम बोल रही, राहुल गांधी के देश में योगदान क्या है जो हम उसको प्रधानमंत्री चुने? ये बिना दूल्हे के बारात लेके घूम रहे, सपना सजाए है बारात की, कुर्सी उठा के लड़के गुजरात की। जब छप्पर पे कद्दू सड़ता है, मोहल्ले में बदबू आते ही आते हैं। जो कांग्रेस ने कुकर्म किया, जो कांग्रेस पार्टी ने अत्याचार किया है, उसकी भरपाई इनको करने पड़ेंगे। अभी आप देख लो, पूरा जनता इजराइल के साथ है, पूरे भारत की सरकार इजराइल के साथ है, ये हमास के आतंकवादी के साथ है। ये एक बार नहीं बोले जो हमास के आतंकवादी इजराइल में घुस के नरसंहार किया है, छोटे छोटे बच्चे को काट दिया, नेपाल के 40 बच्चे को काट दिया, एक बार भी नहीं बोला इसने। आपने ये बताया हमास के आतंकवादी की जो बात करे, फिलिस्तीन की बात करे, ये जॉर्डन की बॉर्डर खुलवा के वहाँ की शरणार्थियों की शरण क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है। ये ऐसा पार्टी है मुसलमान की सोच। मैडम जी, जो पार्टी आतंकवादी हैवान शैतान दरिंदों का साथ दे, उसको तो कदापि कतई किसी भी देश या राज्य में सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए। जो आपने देखे थे 5 लाख ठीक है भैया, ठीक है, आ रही हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैम, इन भाई साहब ने अभी फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं शायद इनको शर्म आनी चाहिए। 1999 जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका भी छुपे छुपे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। यही इजराइल ने आके इंडिया का हाथ पकड़ा और बोला जितना हथियार चाहे हम देंगे। और इजराइल की देने की उस युद्ध में हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया और कारगिल में कब्जा किया। इजराइल के एहसान को हम कभी नहीं भूल सकते। इजराइल को एहसान को कभी नहीं भूल सकते। इजराइल ने हमारा हाथ पकड़ा था, इजराइल ने हमारा हाथ पकड़ा था। और 1999 में इजराइल हमारे साथ आया था। अमेरिका ने विरोध किया था, इजराइल ने हमारा साथ दिया था। बोला था कितना हथियार चाहिए, इंडिया को कितना हथियार चाहिए, इजराइल देगा, इजराइल ने दिया। ठीक है, देखिए साजिया जी, 1 मिनट पहले इधर भ्रष्टाचार का जो महल है, जब मोदी जी ये आपके गठबंधन के साथी के खिलाफ है। सुन लीजिए, खिलाफ नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा। जब सीएनजी से मार रहे थे, इंजेक्शन से मार रहे थे, एक ऐसा नेता था दूरदर्शी जो बिल्डिंग बनाया लोगों को जिंदा रखने के लिए। आज घर रहेगा तभी तुम जिंदा रहो। ये तो डरा रहे थे। भाई वाह, मतलब करोड़ों लाखों के महल को आपने, लाखों करोड़ों के महल को आपने मजदूरों के लिए बना दिया। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। तो फिर ये बिल्डिंग मजदूरों को क्यों नहीं दे दी? बिल्डिंग मजदूरों को क्यों नहीं दे दी? एक तरफ आप दवाई और इंजेक्शन पे जिंदा करना चाहते थे, 2 साल लाश बना दिए पूरे देश को। केजरीवाल ने एक निर्माण करके दिखाया कि एक योग्य नेता इस तरह से होता है। ये मोदी जी को सीखना चाहिए। ठीक है, शबनम जी कह रहे हैं जो 52 करोड़ वाले राजमहल की बात हो रही है, जिसका बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, वो दरअसल केजरीवाल जी ने अपने लिए नहीं बल्कि मजदूरों के लिए बनवाया है ताकि उनको रोजगार मिले। मतलब वो जो भ्रष्टाचार हुआ है घर में, वो सुन लीजिए। एक और बात नहीं, कांग्रेस के
सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो जो केजरीवाल जी ने घर बनवाया मजदूरों के लिए बनवाया। अभी आप और हम यहीं से सीधा चलेंगे शाजिया, आप घर नहीं जाओगी, अभी चलेंगे केजरीवाल के घर में रहेंगे हम सब लोग, क्योंकि घर बनेगा तो लोग मरेंगे नहीं। मोदी तो 2 साल लाख बना दिए, 2 साल दिया, 2 साल मोदी ने हरियाणा आप बोलो ना मणिपुर देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, अरे हम मणिपुर नहीं दिखता, देश की फौजी की पत्नी। ठीक है नहीं समझ पा रही हूँ उपाध्याय जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमास मुर्दाबाद कहने में दिक्कत क्या है। देखिए, हमास से किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। हमास आतंकवादी संगठन है, उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन हमास के आप जो भी कर रहे हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मारिए, लेकिन निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को अगर उन्हें मार दिया जाए तो वो जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। आपको जो दोषी है उसको सजा दीजिए। आतंकी संगठन है, कोई आतंक फैला रहा है तो वो दोषी रहेगा ना। आतंक फैला रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कोई मना नहीं कर रहा। मैंने खुद भर्त्सना की, हाँ, हमास के ऊपर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करिए, लेकिन उन छोटे बच्चों ने क्या किया है, उन महिलाओं ने क्या किया है? सवाल आपका वाजिब है। और कुलदीप जी, ऐसा लग रहा है इस बारीक सी लाइन को आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमास अगर आतंक फैला रहा है तो वो मुर्दाबाद ही रहेगा ना। मेरे सभी भाइयों, पहले ध्यान से सुन ले। 1948, 1977, 1974 की वो 6 दिन का युद्ध, और उसमें भी हमारा देश जो है फिलिस्तीन का भी मदद किया था। पहली बात तो हमारी देश की राजनीति जो चलती है, विदेश नीति क्या है, हमेशा माना। क्या बात फिलिस्तीन की नहीं हो रही है, बात स्पेशली हम बात हमास की कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पहले ट्वीट करके प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की मदद नहीं इजराइल का की, फिर उसके बाद फिलिस्तीन का रक्षा मंत्रालय हमारा भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ। देश को गुमराह ना करे, हमेशा देश मानवता के साथ, प्रकृति के साथ, भाईचारा के साथ था और रहेगा। ठीक है, ये इनकी औकात देखो, इतना गिर गया यहाँ का विपक्ष कि आज एक हमास और हिजबुल्लाह जैसे कि तारीफ कर रहे हैं, उनका साथ देने को खड़े हैं। तो इनको देखने की जरूरत है कि ये जैसे कि अभी राहुल गांधी स्टेशन पर जाकर कुली बना था और क्या बोल रहा था कि सारे दुनिया के आतंकवादियों का बोझ मैं उठाता हूँ, ये बोल रहा था उसने, ये समझाया था। समझदार जनता समझ गई थी, अब इनको औकात में आने की। ठीक है मैम, सुनिए मैम, सुनिए। ये उस पार्टी से आते हैं जिनके नेता ने, राहुल गांधी ने ये बात बोली थी कि अगर मैं पीएम बनूंगा तो कश्मीर से 370 हटा दूंगा। तो ये आतंकी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, तो ये कैसे हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे? ये हमास को सपोर्ट करेंगे। ये 370 वापस लाने की बात कर रहे थे, कौन? राहुल गांधी, कि जैसे मैं पीएम बनूंगा 370 वापस ला दूंगा। मतलब फिर ये आतंक का खेल दोबारा करेंगे ये लोग। तो ये लोग आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले, इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। मैम, ये देश हमारा है और किसी के बाप का नहीं है, और यहाँ पर जो चलेगा भारत का संविधान चलेगा, और भारत के लिए हर एक काम होगा, गरीबों के लिए। और इस देश के गद्दार ये सुन ले, उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, चलेगी मैडम। जो हमास का समर्थन करने आदमी को बहुत श्रम आ रहा है मेरे को, यहाँ पे आप खड़े कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। आप क्वेश्चन करना चाहिए कि हमास को कैसा समर्थन कर रहे हैं। जो बच्चे, एक महिला खत्म हुई थी, उसके बच्चे पेट के चीज निकाल के बाहर निकाले और बलात्कार किया है आज समाज, और उसका समर्थन कर रहे हैं। कितनी गंदी बात है। ठीक है। आज का मुद्दा गठबंधन था, लेकिन लोगों के अंदर हमास को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशंस है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, खिलाफ है। और ये मुद्दा उठ रहा है कि आज के समय में कांग्रेस के लीडर्स या फिर जो भी विपक्ष के लीडर्स हैं, वो हमास के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, हम ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पे जो घरेलू राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए थी। भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर। यहाँ ऐसा लग रहा है कि राजनीति से उठ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इस मुद्दे से, ह्यूमैनिटी के आधार पर लोग पूछ रहे हैं सवाल।
भावनाएं तो लोगों की जुड़ी हुई होगी, लेकिन भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया, वो इजराइल के साथ खड़ा है और आतंकवाद का भारत किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं करता है। लेकिन यहाँ जब मुद्दा आता है कि जब फिलीपींस के समर्थन में सीबीसी में अगर कांग्रेस प्रस्ताव पारित करती है या उसके नेता जा करके फिलिस्तीन दूतावास में मिलने जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल या कोई भी दल के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में कोई हस्तक्षेप होता नहीं है, लेकिन एक राजनीति के नाम पर, एक किसी वोट बैंक की राजनीति के नाम पर अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा और ये गलत मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए भारत फिलीपींस का समर्थन करता है, उसकी जो जमीन हथियाई गई उसका समर्थन भारत हमेशा से किया है, लेकिन जो आतंकवादी घटना इजराइल में हुई है तो इजराइल के आतंकवादी घटना का भारत विरोध करता है, न कि भारत इस बात का। ठीक है, बोलिए बात। देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं करता, न कोई देश करता है, न कोई नागरिक करता है, हर आदमी उसकी निंदा करता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति अपना एक अधिकार होते हैं, कर्तव्य के साथ, और संविधान देता है। उनके नाम पर, हमास के नाम पर आप बच्चों को, महिलाओं को गोली से भून डालें। अमेरिका ने भी कहा कि हम इजराइल को ये कहते हैं कि वो ये सोचे कि फिलिस्तीन पर कब्जा कर लें, गाजा पर कब्जा कर लें, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल समर्थन। तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। जो सही है उसे अप्रिशिएट करिए और जो गलत है उसकी निंदा भी की जानी चाहिए। सिर्फ एक तरफ से नहीं है कि भाई इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद करिए, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको मारा जा रहा है, जो मकानों की क्षति हो रही है, आम नागरिक, अरे उसने थोड़ा आतंकवाद किया था, आतंकवादी हमास के थे और हमास को सजा दीजिए, उन महिलाओं को और बच्चों को, आम नागरिक को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी वो वही पॉइंट बना हुआ है कि आखिर 2024 में गठबंधन का क्या होने वाला है। शबनम, गठबंधन हारने वाला है और क्या होने वाला है? गठबंधन इसलिए हारने वाला है, आप कहेंगे फिर हमास पर पहुंच गए। जो व्यक्ति भारत की रोटी खाता हुआ, भारत में रहकर भारत में खूब काम और माल कमाता हुआ हमास को कह नहीं सकता कि आप आतंकवादी संगठन है, फिर हम उसे भारतीय मानने को तैयार ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप अपनी शक्ल लेके आ जाते हैं। भारत जय। ठीक है, तो ये आवाज सुनिए। ये जो हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला हुआ है, जिसने भी किया है, ये बहुत गलत है। इसको हर एक को कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का। बिल्कुल ठीक है। भारत माता की जय। बोलना चाह रहे हैं? यस मैडम जी, ये लोग जितना मर्जी चिल्ला चिल्ली कर ले, 1 2 3 4 24 में मोदी सरकार। ठीक है, तो ये है जनता की आवाज देश की राजधानी दिल्ली से। बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं बचा हुआ है, इसलिए सबसे इजाजत लेना चाह रही हूँ। बोलिए जल्दी से, क्या बोलना चाहते हैं? मैम ये बताइए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनके बच्चे मोदी का समर्थन योगी का क्यों करते हैं फिर? ठीक है, बोल लिया, यही बोलना था। मैडम 2024 में मोदी ही आएंगे, हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है जनता की आवाज देश की राजधानी